Okay. So from today we are starting again on human anatomy and physiology. On the very first day we studied about the what is anatomy and what is physiology. Just one minute. Okay. So what is anatomy? Anatomy is nothing but the study of our body parts only. And what is physiology? Whatever the body parts we have, each body part has specific function. So in physiology we are going to study about the functions of our body parts. So that is known as the physiology. In this syllabus or in this course, what we are going to study? Our whole body and the systems which are present in our body, like digestive system, your respiratory system, cardiovascular system, muscular system, physiologic, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो सब सिस्टम्स है वो पूरे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. बस हम पहले जो भी 7 चैप्टर्स है वो बस एनाटॉमी के बारे में है, और उसके बाद जो शुरू होगा तो हमारा फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगा. ओके, ये जो 7 चैप्टर्स है ब्लड तक वो पूरे हमें उसमें हम बस एनाटॉमी ही पढ़ रहे हैं, और 8 चैप्टर से हमारी फिजियोलॉजी शुरू हो जाएंगी. ओके, so today we are going to start about the anatomy. Okay, so what is anatomy? Anatomy is nothing but science that deals with the structure of body and relationship of various parts to each other. Okay, what is the structure of our body? It will be studied in anatomy. So the subject matter of anatomy includes what does it includes? It includes, first is cytology. Cytology means study of cells. Then second is histology. Histology means study of tissues. Then third is osteology. Osteology means study of bones. Then fourth is myology. Myology means study of muscles. Arthrology. Arthro means our joints, so study of joints is known as arthrology. Then fifth is splanology. Sixth is planology. Planology is nothing but study of organs. Okay, just 1 minute, I am going to check the chat. Okay, so seventh is neurology, study of nervous system. Okay, so I am again telling to everyone, whatever the problem you have, just type in chat box. I am checking the chat box simultaneously, side by side. Okay, so next is descriptive terms used in anatomy. फर्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो पार्ट्स हमारे बॉडी में राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में होंगे तो उसे हम सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब दो साइड सिमिलर होनी चाहिए, उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं. असिमेट्रिक मतलब एक ही पार्ट होता है वो एक ही साइड में होता है, वो बॉडी के हमारे दो साइड में नहीं होंगे. जैसे कि हमने देखा था एक मीडियल लाइन है हमारी बॉडी की जो कि हमारी बॉडी राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं. जब वो बॉडी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो पार्ट्स हो गए सिमिलर पार्ट्स तो उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे. तो सिमेट्रिक में कौन कौन आएगा? हमारे लिम्स. लिम्स मतलब हमारे लेग्स और फीट. सेकंड इज आइज, हमें दो आइज है. देन ईयर्स, लंग्स. ओके, इवन हमारे हैंड्स. हमारे हैंड्स जो है वो भी सिमेट्रिक बॉडी पार्ट्स है. ओके, देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर. असिमेट्रिक, असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो कोई भी ऑर्गन जो बॉडी के एक ही साइड में है उसे हम असिमेट्रिक बोलेंगे. तो उसमें एक आता है स्प्लीन, दूसरा आता है लिवर. जो कि स्प्लीन जो है एंटायरली लेफ्ट साइड में होता है और जो लिवर है वो मोस्टली राइट साइड में होता है. देन एनाटॉमिकल पोजीशन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है? हम जब स्ट्रेट खड़े रहते हैं हमारा जो फेस है, जो फेस फॉरवर्ड होना चाहिए फ्रंट साइड में, हमारे हैंड्स भी फ्रंट साइड में होने चाहिए. उसके डायग्राम हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे. सो जो भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे वो एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ेंगे. इन दिस पोजीशन द बॉडी इज इरेक्ट, मतलब कि स्ट्रेट अपवर्ड बॉडी होनी चाहिए. द हेड इज फेसिंग फॉरवर्ड्स एंड आर्म्स बाय द साइड्स एंड पाम्स ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, जो कि आगे की तरह डायरेक्टेड होने चाहिए. अब देखते हैं हम फ्यू टर्म्स which are used to describe the human body in anatomical position. जब हम anatomical position में खड़े रहते हैं तो उसमें जो भी टर्म्स यूज किए जाते हैं बॉडी डिस्क्राइब करने के लिए वो कौन कौन से? फर्स्ट है मीडियन लाइन. मीडियन लाइन मतलब मिड सैगिटल प्लेन, जो कि हमारी बॉडी को दो साइड में डिवाइड करता है, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. सो द सेंट्रल प्लेन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू हाफ्स और टू पार्ट्स, उसे हम मीडियन लाइन बोलेंगे या मिड सैगिटल प्लेन बोलेंगे. एक होगा राइट और दूसरा होगा लेफ्ट. देन नेक्स्ट इज द मीडियल. मीडियल मतलब नियरर टू द मीडियन लाइन, जो भी मीडियन लाइन के पास में है उसे हम मीडियल बोलेंगे. और जो मीडियन लाइन से लंबा है और जो अवे है उसे हम लैटरल बोलेंगे. वो हम आगे देखते हैं. अब दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर
anatomical position of our body. Okay, so in this one is the, just 1 minute, this is the median line. So this is the median line, जो भी बीच से जा रही है उसे हम मीडियन लाइन बोलेंगे, और उसे ही हम सैगेटल प्लेन बोलेंगे अगर वो प्लेन का के बारे में हम करेंगे। जो ये जो मीडियन लाइन है वो हमारी बॉडी को दो साइड में डिवाइड करती है, एक हो गई लेफ्ट साइड और ये दूसरी हो गई राइट साइड। ओके, जस्ट 1 मिनट, वन स्टूडेंट इज रिक्वेस्टिंग। दूसरी होगी जो राइट साइड में होगी, जो मीडियन लाइन के पास में है, जो ये भी जो पास में जो भी ऑर्गन्स होंगे उसे हम मीडियल बोलेंगे, और जो भी अवे है जो कि मीडियन लाइन से दूर है उसे हम लैटरल बोलेंगे। ओके, अब देख लो, हमने बोला था कि हमारा फेस जो है फॉरवर्ड प्रेसिंग होना चाहिए, ये फेस जो है वो फॉरवर्ड प्रेसिंग है। देन दूसरा जो है हमारे हैंड्स भी फॉरवर्ड प्रेसिंग है। ओके, और हम जो है एक सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, उसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज अनदर टर्म्स आर वन, एक होता है सुपेरियर, दूसरा होता है इन्फेरियर। सुपेरियर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे हेड के पास में है, जो भी हेड के नियरर है उसे हम सुपेरियर कहते हैं, और जो अवे फ्रॉम हेड है उसे हम इन्फेरियर कहते हैं। देन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का मतलब क्या होता है कि जहां से जो भी ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारा हैंड है, जो हमारा हाथ होता है, जहां से ओरिजिन होता है, तो जहां से ओरिजिन पॉइंट होता है उसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो ओरिजिन से जितना हम दूर जाएंगे, जितना लंबा जाएंगे उसे हम डिस्टल बोलेंगे। सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ये हो गया। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब लैटरल हमने देख लिया जो कि मीडियन लाइन से अवे होता है, सुपेरियर हमने देख लिया जो कि हमारे हेड के पास में होता है, इन्फीरियर देख लिया जो कि फुट के पास में होता है या हमारे लेग्स के पास में होता है। देन नेक्स्ट इज द एंटेरियर। एंटेरियर का मतलब जो हमारे बॉडी का फ्रंट सरफेस होता है उसे हम एंटेरियर बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देन सेवेंथ इज द पोस्टेरियर। पोस्टेरियर जो हमारे बैक साइड जो होती है बॉडी की उसे हम पोस्टेरियर बोलते हैं, सो नियरर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। देन एट इज द प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल इज नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। ओरिजिन मतलब हमारा हैंड यहाँ से शुरू हो गया था, हमने बोला अभी पीछे बोला था मैंने, तो जहां से जो भी ऑर्गन जहां से ओरिजिनेट होता है उसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो डिस्टल होता है जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। देन सुपरफिशियल इज द नियरर टू द स्किन सरफेस, जो भी हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर होता है उसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं, और जो डीप होता है वो डीपर इनसाइड द स्किन सरफेस। नाउ मूवमेंट एट द जॉइंट्स। ओके, फर्स्ट इज फ्लेक्सियन, सेकंड इज एक्सटेंशन। अब फ्लेक्सियन का मतलब क्या होता है ये जब हम लास्ट में वीडियो कॉल करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको एक करके। फ्लेक्सियन का मतलब हमारा हैंड बेंड करना, जब हम हैंड हमारा बेंड करते हैं जो, तो उस टाइम जो सिमिलर बोन्स होते हैं, जो सिमिलर ऑर्गन होते हैं पास में आते हैं, मतलब हमारा फोर आर्म और बैक आर्म दोनों पास में आते हैं, तो उसे हम फ्लेक्सियन बोलेंगे। सो इट इज द a movement where a similar surface come nearer to each other. This reduces the angle between two bones, and for example is bending the forearm at elbow. Next is the extension, जो भी जब हम हमारा हाथ बेंड करते हैं उसके बाद जब हमारा हाथ स्ट्रेट करेंगे तो सिमिलर सरफेसेस जो भी है हाथ के हमारे वो अवे जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उसे हम एक्सटेंशन करेंगे। इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग ऑफ आवर हैंड्स। So extension is movement where similar surfaces go apart. Here the angle between two points is reduced or decreased. And इसका example क्या होगा, stretching of our hand or straightening of the bent forearm. Then third is the adduction. Adduction is movement which brings the limb towards the midline. Okay. ये जो पीछे की स्लाइड थी इसमें मैं दिखाता आपको, हम जब सावधान पोजीशन में आएंगे तब ये दोनों पैरों के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। ओके, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसे, एडक्शन। और एबडक्शन का मतलब क्या, जब हमारे लेग्स ऐसे साइड में हो जाएंगे। ओके, जब हम विश्राम की पोजीशन में हो जाएंगे तो उसे हम एबडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एडक्शन एंड एबडक्शन दीज आर अपोजिट टू ईच अदर आल्सो एज लाइक द फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन। ओके, देन नेक्स्ट इज रोटेशन। रोटेशन मतलब जहां पे भी हम खड़े हैं वहां से बस 360 डिग्री में घूमना है, उसे हम रोटेशन बोलेंगे। अ मूवमेंट अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री। देन मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन टुवर्ड्स
मीडियल डायरेक्शन, जो भी हमारा ये मिड लाइन है इसके मीडियल डायरेक्शन में जब हम रोटेट करेंगे तो उसे हम मीडियल रोटेशन बोलेंगे। और लैटरल रोटेशन, रोटेशन टुवर्ड्स द लैटरल डायरेक्शन। देन सरकमडक्शन, सरकमडक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हमने ऊपर के जो मूवमेंट्स देखे जॉइंट्स के, वो जब सीक्वेंस में हो जाएंगे, एक के साथ एक के साथ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे मूवमेंट्स हो जाएंगे तो उसे हम सरकमडक्शन बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या है, ए मूवमेंट इन्वॉल्विंग फ्लेक्सियन देन एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन विच ऑकर इन ए सीक्वेंस। जब ये सब सीक्वेंस में होगा उसे हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। दिस मूवमेंट ऑकर्स इन शोल्डर, हिप एटसेट्रा। ओके, नाउ वी विल गो टू द फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी, हमने पहले देखा है, जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उसका जब हम स्टडी करते हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स है, जो बॉडी पार्ट्स का फंक्शंस का स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो इट इज द साइंस ऑफ लाइफ व्हिच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम्स इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज अ सिंगल यूनिट। जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये जो सिस्टम है हमारे एक ही बॉडी में जब काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो वो एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं। ओके, लेकिन हर एक का फंक्शन जो है तो अलग अलग फंक्शन होता है। इस सब्जेक्ट मैटर अब फिजियोलॉजी में क्या क्या आएगा, एक आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तीसरा आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, पांचवा आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिक्स्थ आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म्स जो कि हमने अभी देखा था। ओके, ये हो गई मीडियन लाइन। मीडियन लाइन हमारी बॉडी को दो साइड में डिवाइड करती है, एक हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया राइट। देन जो भी मिड लाइन के पास में होगा उसे हम मीडियल कहेंगे, जो अवे होगा, मिड लाइन से अवे होगा उसे हम लैटरल कहेंगे। ओके, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ द आवर बॉडी पार्ट, और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट। ओके, दिस इज द एंटीरियर पोजिशन, जो हमारे बॉडी का फ्रंट है उसे हम एंटीरियर बोलेंगे, जो हमारा बैक है उसे हम पोस्टेरियर बोलेंगे। पोस्टेरियर को ही डॉर्सल बोलते हैं और एंटीरियर को ही वेंट्रल बोलते हैं। सुपेरियर का मतलब क्या होता है, जो हमारे हेड के पास में है उसे हम सुपेरियर बोलेंगे। और इंफीरियर का मतलब क्या होता है, जो हेड से हम दूर जाते हैं, मतलब कि जब फीट की तरफ जाएंगे तब हम उसे इंफीरियर बोलेंगे। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो मैंने अभी हैंड के बारे में बोला था, वही हमारे लेग्स के बारे में भी वही लागू होता है। नेक्स्ट इज सेल। हम नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं सेल। अगर अभी तक किसी को डाउट होगा तो बस वो साइड में आपके पास ही लिख के रखे, लास्ट में जब भी हम वीडियो करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम ले लेंगे। अब आएगा सेल। तो सेल में क्या है, व्हाट इज सेल, हमें पता है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज। ओके, और उसे हम और क्या बोल सकते हैं, उसका दूसरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा सेल का, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो अब हम इसके पहले सेल से आगे जाने से पहले हम सेल कैसे फॉर्म होती है, उसके बाद क्या फॉर्म होता है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम एक बार देख लेंगे। ओके, सो 1 मिनट। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखना, इसे आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सो पहले होते हैं एटम्स। ओके, जो ए एटम्स है जब पास में आ जाएंगे तो उससे बनता है मॉलिक्यूल। ओके, उससे बनेगा मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम्स जब पास में आते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। जब ए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो उससे बनती है सेल। सेल कैसे बनती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम सेल बोलते हैं। जब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एक साथ में आएगा तो उससे बनेगा टिश्यू। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो उसे जब डिफरेंट सेल्स पास में इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे बनेगा टिश्यू। तो ये टिश्यू हो गया, उसके अंदर ये डिफरेंट सेल्स हो गए। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ओके, हमारे बॉडी का कोई हाथ हो या कोई भी ऑर्गन हो, जब वो डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठा हो जाएंगे, टुगेदर आ जाएंगे तो उसे ऑर्गन बनेगा। ये हो गए अंदर के टिश्यूज, और ऑर्गन से क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। ओके, और यानी सिस्टम। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद सेल, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बॉडी सिस्टम। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेल। अब हमने देख लिया सेल कैसे बनती है, मॉलिक्यूल से सेल बनती है। ओके,
सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू, इसे आपको ध्यान में रखना है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम अब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल के जो मेन थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेल वॉल, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये थ्री कंपोनेंट्स मेन होते हैं। उसमें हम पहले अब सेल वॉल के ऊपर जाते हैं। सेल वॉल जो होता है वो सेल का आउटर कवरिंग होता है। ये जो है सेल, सेल का आउटर कवरिंग जो है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ओके, तो सेल वॉल का काम क्या होगा कि ऑब्वियस है, इफ इट्स आउटर कवरिंग इट विल प्रोटेक्ट द सेल्स। ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ सेल इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ओके, और ये जो सेल वॉल है किससे बना होता है? सेल वॉल वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। सो सेल वॉल इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल। इट इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। उसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 70 एंगस्ट्रॉम। सो इट मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 70 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। द सेल वॉल अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सो सेल वॉल के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक हो गया डिफ्यूजन, ये आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सेल। सो 2 functions of the cell wall. Then next is the nucleus. What is nucleus? न्यूक्लियस जो भी सेल है, सेल के जो सेंटर में जो भी स्पेरिकल या सर्कुलर शेप्ड जो सब्सटेंस होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ ए सेल। इट इज मोर और लेस स्पेरिकल, ये स्पेरिकल शेप में होता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को उसका खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस जो है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस, दूसरा होता है क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज ए हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट इट कंटेन्स न्यूमरस ग्रैन्यूल्स। ओके, और न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सो अब हम एक बार न्यूक्लियस देखते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियोलस, और ये जो साइड का है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस देख लिया हमने। न्यूक्लियस जो है सर्कुलर शेप में होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ओके, और उसमें जो है वो कौन सा, इसका फंक्शंस क्या होता है? आरआरएनए सिंथेसिस। जस्ट 1 मिनट। आरआरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसिस मतलब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और इसका मेन काम क्या होता है? मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है आरआरएनए। ओके, so this is all about the nucleus. Now we will proceed to the chromatin. तो क्रोमेटिन क्या होता है? These are fibrous threads present in the nucleus. जो भी fibrous threads है, एक्चुअली क्रोमेटिन का मतलब भी होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जगह पे आते हैं तो उसे हम क्रोमेटिन ऐसे बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन के क्रोमेटिन होता है। तो क्रोमेटिन इज द फाइब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दे आर कंपोज, उसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डीएनए, deoxyribonucleic acid, and another is proteins. So the chromatin threads carry genetic information. क्योंकि उसमें क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम इज द हेरिडिटरी मटेरियल और डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग or any other organism. So they carry the genetic information. At the time of cell division, chromatin condenses into chromosomes. Okay, and the number of chromosomes is constant for a particular species of organism. For example, 23 pairs of chromosomes are present in our human body, that is in man. So it's all about the chromatin. Now we will proceed to the cytoplasm. So cytoplasm क्या होता है? ये जो अब हमने क्या दिख लिया, ये सेल वॉल हो गया जो कि आउटर कवरिंग होता है, जो सेंटर में होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में जो भी होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्म के पार्ट होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। जो भी साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस और स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं सभी को। तो सेल ऑर्गेनेलिज में एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आता है गोल्गी बॉडीज, तीसरा आता है लाइसोसोम्स, चौथा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पांचवा आएगा राइबोसोम्स। ये सब सेल ऑर्गेनेली में आता है। तो अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज अ रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिज। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज हम स्टडी करेंगे? एक आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी apparatus, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। ओके, अब और एक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोसोम्स, जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है लेकिन वो
एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का होता है। ओके, उसे हम माइक्रोस्कोप से हम उसे देख सकते हैं। तो माइक्रोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग ए टिश्यू होमोजेनेट एट वेरी हाई स्पीड। उसका मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम उसे साइटोप्लाज्म से अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करके। तो उसमें दो माइक्रोसोम्स होते हैं, एक होता है राइबोसोम्स, दूसरा होता है ग्रैन्युलर मैट्रिक्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जो जिसके ऊपर होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज द ग्रैन्युलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब जो भी प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म में, लाइक अ फ्लूइड, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उसे ग्रैन्युलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो राइबोसोम्स आर कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमने कहा देखा था? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में क्या देखा था हमने? आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। वो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ग्रैन्युलर मैट्रिक्स में क्या होता है? हम राइबोसोम्स का देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। ग्रैन्युलर मैट्रिक्स में क्या होता है? उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसे वो कैटालाइज करते हैं और फास्ट करते हैं। तो उसमें कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं? एक होता है ऑक्सीडेजेस एंजाइम और दूसरा होता है कैटालाइज एंजाइम। तो ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जनरेशन करता है। ओके, और जो कैटालाइज होता है, जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट हुआ है उसको ब्रेक करके और उसको कन्वर्ट करता है वाटर में। ओके, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर कैसे फॉर्म हो जाएगा? कैटालाइज एंजाइम का यूज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर का कन्वर्जन हो जाता है। Then now we will proceed to the organelles of cytoplasm. So first is the endoplasmic reticulum. Okay, so this is the first हम देख लेते हैं कि ऑर्गन, ये जो सब ऑर्गेनेल्स है वो कैसे कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, पहले हम डायग्राम देखते हैं। ओके, I think it must be visible to everyone. So first is सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं हम। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ये जो है वो राइबोसोम्स है। ये जो ऊपर से स्पाइक जैसे दिख रहे हैं ये सब राइबोसोम्स है। तो उसके ऊपर राइबोसोम है, इसीलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं नहीं है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हमारा कौन सा आएगा सेल ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आगे जाके पढ़ाई करेंगे। एक डबल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेली रहती है और उसे ही हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, क्योंकि उसमें एटीपी का मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो नेक्स्ट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी थ्रेड लाइक बॉडीज होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है। और ये हेल्प किसके लिए करते हैं? जो भी हमारे सेल का शेप है वो सेल का शेप मेंटेन करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। देन तीसरा होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक जो भी डेड बॉडीज होती है वो डेड बॉडीज कंज्यूम करते हैं लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली। देन हम देखेंगे गोल्गी वेसिकल्स और गोल्गी apparatus. दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर फूड एनर्जी और एनर्जी। सो गोल्गी apparatus और गोल्गी वेसिकल्स ये भी हम पढ़ाई करेंगे आगे जाके। सो ये सब हो गया हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम प्रोसीड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ओके, so endoplasmic reticulum, it is the most extensive cell organelle present in the cytoplasm. It consists of two membranes which are separated by space. Okay, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रैन्युलर और उसे हम रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। सो इसलिए हम उसे रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो द राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, जो भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ओके, अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेल स्ट्रक्चर देख लिया हमने। नेक्स्ट टाइप ऑफ राइबोसोम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अग्रैन्युलर और स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम। उसमें राइबोसोम नहीं होते। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्म इट इज कंसर्न विद द फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। ओके, हमने देख लिया जो रफ है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है और जो स्मूथ है उसमें क्या होता है? फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है। सो ऑल्सो दे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम। कैल्शियम स्टोर भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। द नेक्स्ट इज द गोल्गी apparatus. सो इट इज ए कप शेप स्ट्रक्चर। गोल्गी apparatus कैसे होते हैं?
कप शेप होता है, सो कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसे। एंड कंटेंस वेसिकल, उसमें हम देख लिए गोल्गी apparatus एक होता है और गोल्गी वेसिकल्स एक होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अपेक्स ऑफ द सेल्स, ओके, एंड इट इज कंसर्न्ड विद द concentration ऑफ प्रोटीन प्रायर टू देयर सिक्रीशन, ओके। जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोटीन जो भी तैयार हो रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रहे प्रोटीन, उसका स्टोरेज गोल्गी apparatus में होता है। देन थर्ड इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दे ऑकर इन साइटोप्लाज्म एट वेरियस नंबर्स। ये कुछ हंड्रेड्स मतलब 100 से मतलब 1000 और मेनी थाउजेंड्स की तरह वेरी हो सकते हैं उसका जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो दे वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू थाउजेंड्स। द माइटोकॉन्ड्रियन इज कंपोज ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होता है आउटर लेयर जो कि स्मूथ होता है, और दूसरा होता है इनर लेयर जो कि फोल्डेड होता है इनटू शीट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, एंड उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो आउटर लेयर है वो ऐसे स्मूथ होता है, और जो इनर लेयर है वो इनर ऐसे फोल्डेड होता है, ओके। जो भी फोल्डेड लेयर है उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। सो दिस इज द आउटर स्मूथ लेयर, ओके, एंड दिस इज द इनर folded layer which will be called as the cristae, okay, and the both the layers include a central cavity called as matrix। और उसके अंदर जो होता है, ये जो अंदर का जो मटेरियल होता है और प्लाज्मा लाइक साइटोप्लाज्म लाइक सिस्टम सब्सटेंस होता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सी एनर्जी से और केमिकल से बने होते हैं। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड्स, और तीसरा होता है सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। सो 3 चीजों से बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स 1, सेकंड इज फॉस्फोलिपिड्स, एंड थर्ड इज द सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। दे आल्सो कंटेन सम इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम, उसमें एंजाइम सिस्टम भी होता है, ओके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन रेस्पिरेशन आल्सो। द माइटोकॉन्ड्रिया आर चीपली कंसर्न विद सेलुलर ऑक्सीडेशन। जो सेल्स का रेस्पिरेशन होता है, जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी वो हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देन फोर्थ इज द लाइसोसोम्स, ओके। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल स्पेरिकल और ओवल बॉडीज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, स्मॉल बॉडीज होते हैं। दे वैरी इन नंबर एंड कंटेन वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ओके। द लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस एनगल्फ्ड बाय द सेल। जो भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, मतलब जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन्स हो, ये जब हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो उसी टाइम ये लाइसोसोम जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से काम कर देती है, और जो इम्यून सिस्टम को हेल्प कर देते हैं। तो कैसे, बैक्टीरिया और सेल डेब्रिस को कंज्यूम करके और उसे वैनिश करके। द डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। मतलब जो भी डेड सेल्स होते हैं और डेड बॉडीज होते हैं उसे भी कंज्यूम करते हैं lysosomes, okay। Then next is, just 1 minute, नेक्स्ट इज द सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का मेन काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन होते हैं, जब हमारे सेल्स रेप्लिकेट होते हैं, तो उसी टाइम पे सेंट्रोजोम जो होता है, सेंट्रोज एक्चुअल में जो सेल डिवीजन है वो सेंट्रोजोम से स्टार्ट होती है। सेंट्रोजोम पहले डिवाइड होने लगता है, उसके बाद हमारी डबल सेल्स और जो माइटोसिस और मेयोसिस के एक्टिविटीज होती है। सो सेंट्रोजोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सो इट इज अ स्मॉल रॉड शेप बॉडी फाउंड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में जो बॉडी होती है उसे हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। द सेंट्रोजोम इज सराउंडेड बाय रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। माइटोसिस में क्या होता है, जो सेंट्रोजोम है, एक इस साइड में एक सेंट्रियोल होता है ऐसे, और इस साइड में एक सेंट्रोजोल होता है। जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस के टाइम पे ये दोनों डिवाइड हो जाती है, और एक सेंट्रियोल इस साइड जाता है, नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, दूसरा सेंट्रियोल साउथ पोल की तरफ जाता है, और आगे हम माइटोसिस में जाके देख लेंगे। तो ये हो गया सेंट्रोजोम के बारे में। नेक्स्ट इज द माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स हमने देख लिए थे सेल स्ट्रक्चर की डायग्राम में। वो कैसे, स्ट्रेट hollow cylinders with a diameter of about 200 angstrom। they are non concerned with they are concerned with maintenance of the cell shape। जो भी हमारे सेल का शेप है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड माइटोटिक स्पिंडल्स। तो ये हो गया सब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल, ओके। सो फर्स्ट इज द इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। इंजेक्शन एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है,
सपोज ये हमारी सेल है और ये साइड में केमिकल सब्सटेंसेस है, ओके। जो ये केमिकल सब्सटेंस, सपोज कि ये फूड है, सेल्स के लिए फूड है, तो ये जो फूड है अंदर जाएगा और जो वेस्ट है वो बाहर आएगा। तो जो भी अंदर जा रहा है उसे हम इंजेक्शन बोलेंगे, यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है उसे हम एसिमिलेशन बोलेंगे। सो इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ amino acids. Amino acids are one of the components for protein synthesis, or one of the component of protein synthesis, okay. So this will ingest chemical substances like amino acids from intercellular or interstitial fluid. सेल कैसे होते हैं? ऐसे साइड साइड में जब ये सेल सभी होते हैं, तो ये जो बीच में जो भी केमिकल्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं और बाहर भी डिफ्यूज भी कर लेते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं। तो इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन इज द फंक्शन ऑफ सेल, ओके। Then third is these substances are used to build the complicated substances like proteins. मतलब जो भी simple substances है, for example amino acids, okay। तो amino acids जब cells के अंदर जाते हैं तो cells उसे help करते हैं protein में convert करने के। तो proteins are complex substances and amino acids are simple substances. Second is the growth and repair. जो भी ingest and assimilate किया है सेल में, तो उससे जो सेल है सेल की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि सेल को फूड मिलता है। जब हमें फूड मिलता है तो हमारी ग्रोथ हो जाती है। इसका मतलब कि हमारे जब सेल्स को फूड मिलता है तभी हमारे सेल्स के रेप्लिकेट होते हैं और हमारी ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर, द इंजेस्टेड एंड असिमिलेटेड मटेरियल्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। ऑल्सो सेल्स और भी क्या करते हैं, ऑल्सो worn out parts of the cell are replaced by this process। मतलब जो हमारी स्किन जो है, मतलब छोटे बच्चे की स्किन और हमारी स्किन, उसमें फर्क क्यों होता है? क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है और होती है। जब हमारी ग्रोथ होती रहती है तो हमारे जो सेल्स है, आउटर सेल्स हो इनर सेल, कुछ सेल्स जो है ओर्न आउट होते हैं। ओर्न आउट मतलब डेड हो जाते हैं। तो डेड होने जाने के बाद उसको रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है वो भी सेल खुद ही करते हैं। तो सेल्स का रेप्लिकेशन होते हैं, जो डेड सेल है वो निकल जाते हैं और हमारे नए सेल्स आते हैं, उसे हम ये जो प्रोसेस है वो भी सेल में होती है। सो ग्रोथ एंड रिपेयर, दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन। फर्स्ट इज द इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, सेकंड इज द ग्रोथ एंड रिपेयर। देन थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो खाने से जो एनर्जी, जो खाना है उसका जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ये जो भी एनाबॉलिज्म है, जो सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब जो हमारा फूड है, फूड का कन्वर्जन किस में करेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, एक होता है प्रोटीन, देन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारा फूड है, फूड का कन्वर्जन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स में जब होता है तो उसे हम उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड एंड फूड इज कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। So this process is called as anabolism. Anabolism is nothing but conversion of food or simple substances into complex substances. और वो जो है ultimately it helps in the growth and repair. Then what is the catabolism? Catabolism is nothing but ये जो भी प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में प्रोड्यूस हुए और प्रिपेयर हुए, उसका फिर से ब्रेकडाउन होता है। तो उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है? उससे एक एनर्जी मिलती है, एनर्जी क्रिएट होती है। और दूसरा जो होता है वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। सो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से, उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो कैटाबॉलिज्म क्या करता है? फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। सो प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी एंड other waste substances for functioning of the cell, and this process is called as catabolism. So this is the anabolism and catabolism. These are the two main processes involved in metabolism. Then fourth is the respiration. Respiration मतलब intake of oxygen and removing out the carbon dioxide. So in case of respiration, it involves transport of oxygen from lungs through blood to the tissues and removal of waste products like carbon dioxide. And this is essential for the survival and functioning of the cell. Okay, तो रेस्पिरेशन में भी सेल्स हेल्प करते हैं। तो कैसे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से वो हेल्प करते हैं। जो भी हम ऑक्सीजन अंडर लेते हैं हमारे लंग्स में, तो जो ऑक्सीजन है लंग से बॉडी पार्ट्स की तरफ जो भेजने का काम है वो सेल्स करते हैं थ्रू ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेल, ओके। सो द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द different body parts or different tissues in our body through the process of respiration, and it will be done by the cells only, cells itself.
देन फिफ्थ इज द एक्सक्रीशन, हमने जो अब देख लिया मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इसमें जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जो है उसे बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम जो सिस्टम होता है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन में भी सेल्स हेल्प करते हैं। दिस सेल एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कैटाबॉलिज्म इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो दो सेल्स के बीच का जो भी फ्लूइड्स होगा उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। तो अब देखो हमने देखा था कि इंजेक्शन भी करता है, इसके जो जितना एनर्जी चाहिए, जो यूजफुल एनर्जी है उसे हम उसे रखेंगे, उसका यूज करेंगे, और जो अनयूज्ड प्रोडक्ट है उसे वो बाहर निकाल देंगे, तो उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं और एक्सक्रीशन बोलते हैं। दीज प्रोडक्ट्स कैरिड बाय द ब्लड फॉर एलिमिनेशन थ्रू लंग्स एंड किडनीज। ओके, सो किडनी से हमारा यूरिनर थ्रू आवर यूरिनरी सिस्टम it gets thrown out of the body, and through lungs the carbon dioxide will be thrown out of our body. Then sixth is the irritability and contractibility. The cell is active by means of these two functions. The cell responds to any stimulus like physical, chemical, thermal और electrical. इसका मतलब क्या होता है, जब ठंड आती है तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जब ठंड में जाते हैं तो, और जब हम गर्मी में जाते हैं तो हम पूरे जो भी मतलब गर्म के कपड़े होते हैं वो हम नहीं पहनते, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम एक्सपांड हो जाती है, उसे हम इरिटेबिलिटी बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब जब हमें कोई मारने लगता है या जब भी हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी पूरी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, तो उसे हम इरिटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सेल का ही फंक्शन है। सो दीज आर द 6 फंक्शंस which are performed by the cells. First is ingestion and assimilation, second is growth and repair, third is the metabolism, fourth is the respiration, fifth is the excretion, and sixth is the irritability. Okay, the next slide की तरफ चलते हैं। Reproduction, seventh function is the reproduction. So reproduction is nothing but the replication of cell itself or reproduction of the cell itself. So after growing to an optimum size, the cell divides into daughter cells. Okay, and the reproduction of cell occurs by the mitosis and meiosis. So these are the two processes which help cells to divide into 2 or 4 cells. Okay, so first we will see the what is mitosis and what is meiosis, and after that we will proceed to the steps involved or phases involved in the mitosis and meiosis. Okay, so first I will show you one diagram which will differentiate you from mitosis and meiosis. So here, just 1 minute. So in case of mitosis, एक सेल से, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, मतलब एक सेल का डिवीजन होके उसमें से दो सेल्स बनते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से हमें 4 सेल्स मिलते हैं, उसे हम मियोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस में देखो, फर्स्ट दिस इज द पैरेंटल सेल, जो कि प्राइमरी सेल का ये जो सेल है इसका डिवाइडेशन होकर उससे 2 सेल्स बनेंगे, तब हम उसे माइटोसिस कहेंगे। तो पैरेंटल सेल्स का रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन के बाद ये जो सेल है 2 साइड्स में डिवाइड होगी, 2 सेल्स में डिवाइड होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, तो 2n डॉटर सेल्स मतलब एक से n सेल होगी, n सेल से हमें 2 डॉटर सेल्स मिले, इसलिए 2n डॉटर सेल्स। देन नेक्स्ट सेकंड इज द मियोसिस से हमने देखा कि हमें 4 सेल्स मिलते हैं, माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल्स ही मिलते हैं, लेकिन मियोसिस से हमें 4 सेल्स मिलते हैं। मियोसिस से 4 सेल्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो 2 बार होता है। ओके, अब देखो पहली बार क्या हुआ कि माइटोसिस की तरफ एक पैरेंटल सेल्स थी, पैरेंटल सेल्स से हमें 2 सेल्स मिले जो कि 2n डॉटर सेल्स थे, और ये जो 2n डॉटर सेल्स थे इससे फिर से ये जो 2n डॉटर सेल थी, ये डॉटर सेल का फिर से डिवाइडेशन होता है थ्रू माइटोसिस, और उससे फिर से हमें 2 सेल्स मिलते हैं। तो जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो हर एक सेल में फिर से रिपीट हो जाता है मियोसिस में। तो मियोसिस का मतलब होता है डबल माइटोसिस। ओके, तो उसमें डबल माइटोसिस होता रहता है, तो इसीलिए हमें उससे एक सेल से 4 सेल मिलते हैं। तो मियोसिस और माइटोसिस में बस यही फर्क है, माइटोसिस से हमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, और मियोसिस में एक पैरेंटल सेल से हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। ओके, तो हम देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले मैं डायग्राम की से आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। तो ये जो है माइटोसिस का प्रोसेस है। ओके, तो माइटोसिस में क्या है, फर्स्ट स्टार्ट्स द इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जब 2 माइटोसिस होने वाले। ओके, ये इंटरफेस जो है मियोसिस में आती है, माइटोसिस और मियोसिस, सॉरी माइटोसिस।
तो एक माइटोसिस के बाद दूसरे माइटोसिस पे जब जाता है तो उसे हम इंटरफेज बोलते हैं। ओके, तो जो इंटरफेज है, इंटरफेज में बस जो सेल है वो माइटोसिस प्रोसेस में जाने के लिए प्रिपेयर होती है इंटरफेज में। तो प्रोफेज में क्या होता है जो भी क्रोमोसोम्स है, हमने देखा था सेंट्रियोल, राइट, न्यूक्लियस में, सेल ऑर्गेनेलिज्म में। तो जो सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल्स में दो पोल्स होते हैं और दो सेंट्रियोल्स होते हैं। तो दो सेंट्रियोल्स जो है अलग अलग साइड में जाने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी हमारे क्रोमोसोम्स है अंदर जो क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक और क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक क्रोमोसोम अलग, ये दूसरा क्रोमोसोम अलग, ऐसे क्रोमोसोम का जो पेयरिंग है वो अलग अलग होना स्टार्ट होता है प्रोपेज में। लेट प्रोपेज में क्या होता है, जो भी अलग अलग हुए क्रोमोसोम्स है वो दोनों तरफ और दोनों सेंट्रियोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोपेज में ये पहले यहाँ पे थे, राइट, इकट्ठा थे, ये दोनों दोनों साइड में मूव करना स्टार्ट किया है। एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्टार्ट करना मूव किया वो सब मिडल लेवल पे आते हैं और सेंटर फेज पे आते हैं, इसलिए हम मेटा, मेटा का मतलब क्या होता है, एट द सेंटर। ओके, तो सेंटर लेवल पे एक लाइन पे आ जाते हैं तो उसे हम मेटा फेज बोलते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे वो दोनों अलग अलग हो जाते, जो स्ट्रैंड्स थे वो अलग अलग होने लगते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे, एक मिनट, ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स यहाँ से अब डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होंगे तो एनाफेज में ये डिवाइड हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा नॉर्थ पोल, दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। टेलोफेज में क्या होता है, जो भी ये साइड का साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये बीच से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अलग सेल हो जाएगा और ये अलग सेल हो जाएगा। तो ये हो गया टेलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये पूरे दो सेल्स मिलेंगे हमें, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस, और उसे हम डॉटर सेल्स भी बोलेंगे। जो भी सेल्स मिलेंगे उसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो हम स्टार्ट किया था माइटोसिस में, हमें एक सेल से हमें मिले दो सेल्स। ओके, तो हमें कितने दो मिले, दो सेल्स, बस ये पूरी प्रोसेस है। तो प्रोसेस में क्या है, एक प्रोपेज है, दूसरा मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज है, चौथा टेलोफेज है, और जो फिफ्थ है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये हो गया माइटोसिस के स्टेजेस इन सेल डिवीजन। तो हम अब देखते हैं प्रोपेज में क्या क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है। ओके, सो माइटोसिस दिस ऑकर्स इन फोर स्टेजेस, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, इनिशियल दिस सेंट्रोसोम डिवाइड्स इनटू टू, दिस टू न्यू सेंट्रोसोम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टू द टू एंड्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मिंग टू पोल्स। ओके, तो दो पोल्स फॉर्म करते। तो अब देख लो प्रोपेज में, ये सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल दो डिवाइड हो गया, क्योंकि हमने देखा था उसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रोसोम में। तो सेंट्रोसोम डिवाइड होकर उसमें दो पोल्स स्टार्ट करने लगता है, दो पोल्स फॉर्म करता है। एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हो गई है और साउथ पोल, ऐसे। तो ये हो गया प्रोपेज। प्रोपेज में बस क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रोसोम का डिवाइड होता है, बस वही हमें ध्यान रखना है। प्रोपेज में बस इतना होता है कि सेंट्रोसोम का डिवाइडेशन होके वो टू पोल्स फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट इज द मेटाफेज। नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। इसमें जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था ये डिसअपियर होता है। तो यहाँ पे हमें कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख नहीं रहा है, राइट। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था यहाँ पे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में डिसअपियर हो गया। एक तो डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक हो गया, दूसरा क्या होता है, द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द सेल। ये पूरी सेल हो गई। ओके, इसमें हमने देख लिया प्रोपेज में एक नॉर्थ सेंट्रियोल हो गया था, एक साउथ सेंट्रियोल हो गया था। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम जो सेंटर पे आते हैं, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं। दे गेट अटैच टू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंट्रोसोम व्हिच आर नाउ एट द टू पोल्स ऑफ द सेल्स। जो भी सेंट्रोसोम्स है टू साइड्स में और टू पोल्स में, जो तो वो दोनों सेंट्रोसोम्स को अटैच हो जाते हैं थ्रू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच अटैच क्रोमोसोम्स टू द सेंट्रोसोम्स। ओके, सो ये सब हो गया मेटाफेज। हमें ध्यान में रखना है अच्छे से, जो भी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो कि प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड होता है दो साइड्स में। ओके, और उससे हमें दो पोल्स मिलते हैं। द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पोल्स, वन इज साउथ पोल एंड अनदर इज नॉर्थ पोल। ये हो गया बस प्रोपेज में। देन मेटापेज में क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस प्रोपेज में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है।
वो वैनिश होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रोजोम्स होते हैं वो सेंट्रोजोम्स को, जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम पहले सेंटर में आते हैं, सेल के सेंटर में आते हैं, और वो दोनों सेंट्रोजोम से कनेक्ट होते हैं और अटैच होते हैं थ्रू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ये सब हो गया मेटाफेज में। अब देखते हैं हम एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स नाउ डिवाइड लॉन्जिट्यूडनली इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, ये जो क्रोमोसोम सेंटर में आए थे मेटाफेज में, ये एनाफेज में लॉन्जिट्यूडनल डिवाइड होते दो साइड्स में और दो पार्ट्स में। यहाँ पे पहले क्रोमोसोम्स थे राइट मेटाफेज में, तो एक साइड नॉर्थ पोल की तरफ गई और दूसरी साइड जो होते हैं साउथ पोल की तरफ डिवाइड हो गए, तो उसे हम एनाफेज बोलते हैं। द क्रोमोसोम्स नाउ longitudinal divide into two equal parts, and and the two groups of chromosomes move away to the poles and get arranged around the chromosomes। जो भी दो साइड्स थे वो दोनों पोल की तरफ मूव करते। देन फोर्थ इज द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, the cell becomes narrower at the center to facilitate division, okay, and the thread like structures disappear and the nuclear membrane appears again। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे डिसअपियर हो गया था, मेटाफेज में। तो जो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था वो फिर से यहाँ पे टेलोफेज में अपियर होने लगता है। अभी हमने देख लिया कि एक ऐसी सेल हुई थी, यहाँ पे एक सेंट्रियोल था, यहाँ पे एक सेंट्रियोल था, जो क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए थे, ये इस साइड में आए थे, ये इस साइड में आए थे। तो एनाफेज में इसका क्या हो जाएगा, ये सेंटर होगा बराबर। तो एनाफेज में इससे क्या हो जाएगा, जो भी साइटोप्लाज्म है और जो भी सेल का मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन डिवाइड होने लगता है। ओके, टीलोफेज में, सॉरी। तो टीलोफेज में क्या होता है, जो सेल्स है ये दोनों ऐसे अपेयर होने लगते हैं। ओके, ऐसे अपेयर होने, लेकिन वो अभी तक डिवाइड नहीं हुए। ओके, तो ये हमें दो सेल्स मिले और यहाँ पे जो है हमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन दिखने लगता है, और जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमेटिड्स थे यहाँ पे अरेंज हुए थे दोनों साइड में, उसका फिर से क्रोमोसोम में रिकन्वर्जन हो जाता है और यहाँ पे हमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन दिखने लगता है। आफ्टर टेलोफेज के बाद हमने देख लिया था साइटोकाइनेसिस का स्टेज आता है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो तो कनेक्टेड थे ये डिसकनेक्ट हो जाते हैं और ये दो सेल्स बन जाएंगे उसके बाद। ओके, तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस के बाद। ऐसे हमें दो सेल्स मिलेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस रीअपेयर हो जाएगा, और जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो फिर से यहाँ पे रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ टेलोफेज द सेल डिवाइड होती, मतलब हमें दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, ए एन और ए एन, मतलब 2n डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ टेलोफेज द सेल डिवाइड्स, आल्सो द क्रोमोसोम्स डिसअपियर इनटू द न्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम्स हमने देख लिया, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वो डिसअपियर हो जाते हैं। The daughter cells grow and in turn reproduce by mitosis. During the mitosis, each chromosome duplicate. So the daughter cell contains 46 chromosomes. Okay, मतलब 23 pairs of chromosomes. Okay, 23 pairs मतलब 46 chromosomes. Okay, पेयर मतलब एक पेयर मतलब जिसमें दो साइड्स होते हैं और दो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम रीअपेयर होते हैं। अब मियोसिस क्या, हमने मियोसिस का देखा था कि मियोसिस मींस वन सेल डिवाइड्स इनटू द फोर सेल्स थ्रू टू माइटोटिक डिविजन्स, उसे हम मियोसिस बोलते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच ऑकर्स इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, एंड इट इन्वॉल्व्स द, इसमें क्या क्या आता है, फ्यूजन का मतलब इकट्ठा होना। ओके, दो सेल्स जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। ओके, तो उसमें फ्यूजन किस किस का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजून फ्रॉम द मेल एंड ओवम फ्रॉम द फीमेल। तो स्पर्मेटोजून मतलब जो कि मेल गैमेट्स होते हैं उसे हम स्पर्मेटोजून्स बोलते हैं। तो मेल गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ओवम मींस फीमेल गैमेट, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फीमेल, जब वो दोनों, उन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो उसे हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। So the spermatozoon and ovum are also called as gametes. Spermatozoon is the male gamete and ovum is the female gamete. The fusion of these two male and female gametes result in the formation of zygote. जब ये दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो उससे हमें जो मिलेगा, और जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उससे जो हमें मिलेगा उसे हम जाइगोट बोलते हैं। ओके, जाइगोट विच हैज द नॉर्मल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। हमने देख लिया 46 क्रोमोसोम कैसे मिलता है, मेल से 23, सपोज ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ से 23 मिलेंगे, यहाँ से 23 मिलेंगे, फाइनली जो जाइगोट होगा उससे हमें 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। ओके,
This leads to the mixing of hereditary determinants or genes from the male and female. अब determination of sex. अब sex कैसे after fertilization sex कैसे determine होता है कि one pair of chromosomes from the father and one pair from the mother. Actually कैसे होता है हमारे 22 जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के टोटल पेयर्स आर 23 पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी ओके उसमें से 22 पेयर्स आर रिलेटेड टू द our normal body functions which are similar both in male and female. वन पेयर ऐसा होता है जो फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है ओके सो जो फीमेल में जो होते हैं वो जो ये जो वन पेयर अलग अलग है मेल और फीमेल में ओके एक मेल दूसरा फीमेल तो जो फीमेल में जो पेयर होता है क्रोमोसोम पेयर होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम पेयर होता है वो होता है एक्स सॉरी एक्स 1 मिनट उल्टा बता दिया मैंने जो फीमेल में जो होता है वो होता है XX और जो मेल में होता है वो होता है XY ओके तो हमें इससे पता चल गया कि जो फीमेल का क्रोमोसोम होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है XX होता है और जो मेल का क्रोमोसोम होता है वो XX होता है तो जो भी ऑफस्प्रिंग होता है जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा जब मेल से हमें पता है कि फीमेल से कोई दोनों में से एक आएगा तो कोई भी आएगा तो X ही आएगा suppose these are the male and female and this will be the baby okay so in this case the chromosome from female will be the X only as the female has only XX chromosome but in case of male it has either X or Y so if the chromosome from male will be XX then it will be the female again okay but if the chromosome from the male is the Y okay suppose this is the one situation and this is the another situation next situation में क्या जब मेल से Y आएगा और फीमेल से जब X आएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा मेल मिलेगा सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इसी ऊपर डिपेंड रहेगा कि हमें मेल से कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन थ्रू स्पर्म्स which chromosome is appearing at the time of fertilization on that the sex of the baby it will depend on the male chromosome okay so if the XX comes together the newborn baby will be the female if the XY or YX come together the newborn baby will be the male so all depends on the male chromosomes the final sex determinant will be depend on the male chromosome why because the female has only two and both of these are similar that is XX chromosome so of the sex we will see now I think all of you got the concept clear if anyone is not able to understood then they can ask me after the lecture at the end of the lecture okay so next is determination of sex one pair of chromosome from the father and one pair from the mother are sex chromosomes okay जो हमने देख लिया 22 पेयर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं वो दोनों में मेल और फीमेल में सेम होते हैं और जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि डिफरेंट होता है फीमेल में डिफरेंट होता है और मेल में डिफरेंट होता है so these sex chromosomes determine the sex of the child in the female the sex chromosomes हमने देख लिया XX होता है और in male they are XY so one chromosome from each pair determines the sex of the child so जो मैंने यहाँ पे बताया जो जब फीमेल बेबी कब होगी और मेल बेबी कब होगी वही सब दिया होगा उसने if the child has X chromosomes from the mother and X chromosome father that will be the child will be the female but if the child has X chromosome from mother and Y chromosome from the father the male will be the male child so this is about the determination of the sex okay so now we will stop here from tomorrow we will start with the tissue and the next two chapters I will take tomorrow so we are going to stop here now if anyone have doubt they can ask me now I will open the window just 1 minute okay whoever have doubt just ask me you can ask me the doubt